हैं? लास्ट बिंदु क्या था? अब्दुल रहीम खान ने खाना ना 1580। ये स्कूटी किन की है गेट के सामने? थोड़ा सा कष्ट करना, एक दो है वो कष्ट कर दो। कब की बात है? बढ़िया बढ़िया भाई। और 1580 के अंदर अकबर के द्वारा भेजा जाता। कल हमने पढ़ा कि एक जगह पड़ती है, कौन सी? शेरपुर। और इस जगह पर जो है वो अब्दुल रहीम खाने के यानी कि रहीम जी के द्वारा क्या लगाया जाता है? अपना कैंप लगाया जाता है। और महाराणा प्रताप का पुत्र आता है जिसका नाम अमर सिंह है, और इन्होंने अपने रहीम जी के पूरे परिवार को क्या कर लिया? कैद कर लिया। कैद कर ले गया। तब बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने इनको वापिस से सम्मान छुड़वाया। तब एक पत्र भी लिखवाया गया। तो उस पत्र के अंदर हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप स्वयं लिखवाता है, माफी मांगता है कि मैं मेरे पुत्र के द्वारा की गई गलती की क्या मांगता हूं? माफी मांगता हूं। भविष्य के अंदर ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर अपनी कोई दुश्मनी है तो वो राजा महाराजा के साथ है। इस युद्ध के अंदर महिला और बच्चे जो हैं इनको हम शामिल नहीं करेंगे। अगर लड़ना है तो हम अकबर के साथ लड़ेंगे या उसके द्वारा भेजे गए दूत के साथ लड़ेंगे, लेकिन उनके परिवार जो है, फैमिली है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने उनको ससम्मान वापिस छुड़वा दिया गया था। ठीक है ना। धीरे धीरे बताते हैं कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अगर एक प्रश्न बन जाए कि आर्थिक स्थिति में सुधार किसके काल में आया था? मेवाड़ में आर्थिक स्थिति जो थी उसके अंदर सबसे ज्यादा सुधार कौन से काल के अंदर आता है, यानी किस शासक के काल में आया था? कोई बता सकता है? मेवाड़ की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार जो है वो कौन से शासक के टाइम में हम कह सकते हैं? नहीं, पहले बता दो। सबसे ज्यादा तो यानी एक ही शासक के टाइम के अंदर आया था आर्थिक स्थिति के अंदर, फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा सुधार आया था। मोकल या लाखा? राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल के अंदर आर्थिक स्थिति में क्या आता है? सुधार आता है। क्योंकि इसी राणा लाखा के काल के अंदर ही जो है वो क्या निकली थी? चांदी की खान निकली थी। कहां से? जावर। ठीक है। यहां से बताते हैं मेवाड़ की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार आ गया था। लेकिन बताते हैं महाराणा प्रताप जब ये 3, 4, 5 अभियान अकबर के द्वारा भेजे जाते हैं तो कुछ स्थिति ऐसी आ गई कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। तब एक बंदा इनकी सहायता करता है जिसका नाम क्या है? भामाशाह है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, कमजोर है होने के कारण आर्थिक सहायता होने के कारण आर्थिक सहायता किस व्यक्ति के द्वारा की जाती है? भामाशाह के द्वारा। आर्थिक सहायता भामाशाह के द्वारा की जाती है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि मेवाड़ की महाराणा प्रताप के काल में जब आर्थिक स्थिति के अंदर कमी आई या गिरावट आई तब सहायता करने कौन आता है? तो हम कहेंगे महाराणा प्रताप की फाइनेंशियल रूप से अगर किसी ने सहायता की थी वो किसने की थी? भामाशाह इनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एक प्रश्न बनता है, आज भी हम कई बार देखते हैं कि अपने गांव के अंदर कोई कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं स्कूल में, है ना? तो अक्सर कहते हैं कि दान दाता
भामाशाह। भामाशाह का अर्थ होता है सहायता करने वाला, या हम लिखें दानदाता। और आज ये परंपरा चली आ रही है कि सबके लिए कहा जाता है कि अगर कोई भामाशाह है, कोई सहयोग करना चाहता है तो वो आइए। इनकी भामाशाह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो कहां होती है? चूलिया गांव। कहां पड़ता है? इनकी मुलाकात जो है वो चूलिया गांव, और चूलिया कहां पड़ता है? पाली के। यहां पर इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। ध्यान में रखना, भामाशाह और प्रताप की मुलाकात चूलिया गांव के अंदर थी। जो लॉन्ग टाइम से उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं ना, 12वीं पास हो के आए हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना कि चूलिया के अंदर तो इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि आवड़ बावड़ की संधि का केंद्र क्या है, दोनों है कहां? पाली में है। चूलिया क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर भामाशाह और महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? मुलाकात होती है। भामाशाह इनकी क्या करता है? आर्थिक सहायता करता है। जबकि सोजत पाली क्यों फेमस है? आवड़ बावड़ की सोजत की मेहंदी भी फेमस है जी। ये टैग भी मिला हुआ है। मनजीत बताएगा, हैं? पूछोगे? आवड़ बावड़ की संधि जो हुई थी किन किन के बीच में हुई थी? खड़ो हो गए, बता। शाबाश, हो जा खड़ो, शाबाश। आज याद ना, यानी 12 बिठा के याद करवाऊंगा, हिसाब लगा ले। हैं? कौन याद? रजिस्टर चेक याद है? 28 मेरे को ना जा तू लिया, शाबाश। चेयर ले ले, साफ कर ले। जब आज को छोड़ दे, कल तुम स्पेशल न्यारो पढ़ा दूंगा। जो कोई पहला पढ़ रखे नहीं, पर ने मुंह कर ले, दीवार का नहीं, बिना मुंह, इन मुंह कौन करना? हाँ, याद कर, रट्टो मारेंगे, लिख। हैं? क्या चीज को काल पढ़ायो? क्यों? वही तो ही पढ़ायो काल। हाँ बे, पूरा पढ़ ले। कुंभ आए और सांगा है, दो ही शासक पढ़ना, प्रताप कौन पढ़ने वाले? कुंभ और शासक सांगा। कहाँ मुलाकात होती है? चूलिया गांव के अंदर, ठीक है ना। और मेवाड़ का क्या कहा जाता है इसको? मूलतः मेवाड़ का मूलतः उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा था? मेवाड़ का कर्ण कहा था, ठीक है। सीधे सी एक प्रश्न बनता है, ज्यादा नहीं बनता। ये बनता है कि महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की, तो एक नाम याद में रख लेना। दूसरा प्रश्न निकल कर आएगा तो आपसे पूछेगा कि मुलाकात इनकी कहां होती है, तो आप कहोगे चूलिया गांव के अंदर इनकी मुलाकात होती है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारे काम की घटना है वो एक प्रसिद्ध युद्ध और आता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। कब होता है दिवेर का युद्ध? 1582 के अंदर। दिवेर पड़ता कहां है? राजसमंद। अब आगे आगे क्या नाम है? चंद्रकला। चंद्रकला बताओगे राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति तिलक के जैसी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति तिलक के जैसी है, राजसमंद है। अल्ले, राजस्थान का वह जिला, पूछिए कौन है तो? राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति एल के समान है या सोफे के समान है। शाबाश। इत और बता दूं, हिंट दे दूं थोड़ी सी, उत्तरी राजस्थान है। कब होता है? 1500। शाबाश, जल्दी से बताओ, आगे पढ़ाऊं फिर मैं। हैं? चल, गंगानगर पड़ोसी जिलों की सेवा बता दिया।
गंगानगर पड़ोसी जिलो, हनुमानगढ़ बीकानेर को नहीं की है, बीकानेर को नहीं, दोनों भी है, चूरू भी है, चूरू को नहीं, चूरू है पड़ोसी को नहीं, नहीं है, अल्यो चूरू पड़ोसी नहीं है गंगानगर का, नहीं है या नहीं है, नहीं है, कौन कौन से हैं, बीकानेर नहीं है क्या, चूरू भी नहीं है। देखो जैसे अपना ये राजस्थान है ना, इधर वाली साइड आ जाओ। देखो ये राजस्थान है ना, उत्तरी राजस्थान, 4 जिले ध्यान में रखो इधर, कन्ने कन्ने ही तो है, पड़ोसिया में तो है, किसो किसो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, बिग चूहा, मोटो उंदरो, हनुमानगढ़, बिल्कुल करवाई भी नहीं है, देख लेना थोड़ी सी, ठीक है ना। एल की या सोफे के समान इस क्या करती है, तो सोफा और कुर्सी न्यारी होएगी, अल्यो सोफा में लंबी टांगा लाकड़ी होगी भी है, नहीं सोफा ऐसे होता है, कुर्सी ऐसी होती है। अच्छा यार 16 इन्हें दिवेर का नहीं ध्यान दे लेते थे। 16 सितंबर 1582 को कौन सा युद्ध होता है, दिवेर का, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। संज्ञा कौन देता है, कर्नल जेम्स टोड। बीच में यानी लुकिया तो पार कौन पड़े, शाबाश, ममता है क्या नाम, तो क्या नाम है गुमनाम है, तो गुमनाम ही खड़े हो जाओ फिर, शाबाश खड़े हो जल्दी से। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है, एक प्रश्न आएगा सीधा सा, कोई नहीं बोलेगा, चूई नहीं करनी है, भड़क ही नहीं पड़नी चाहिए, उत्तर द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज, द एनाल्स ऑफ राजस्थान, तो एंड ऑफ राजस्थान, तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज नहीं है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, समझ जाओगे, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा किताब का दूसरा नाम कौन सा वो बताओ, ऑप्शन दे दूं, हैं बैठ जाओ। एसटीआई का मतलब है स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, द सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया, 2 ऑप्शन हो गए, तीसरा ऑप्शन है द सेंट्रल ठीक है, द सेंट्रल राजपूत, ये लो 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा है, वो आप ही बताएंगे, आपको नहीं बोलना, ममता ही बताएगी, शाबाश, ये लो दिखाई दे रहा है, अब तो दिखाई दे रहा है,
अब तो दिखाई दे रहा है ना, शाबाश। STI का मतलब है स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऑप्शन में पहचान सकते हैं हम, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। ए तो है, सी पक्की बात है, सी ये रहा, द सेंट्रल राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक का दूसरा नाम है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है ना, पूछेगा पेपर के अंदर, ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इसी पुस्तक का ही दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान में रखिए, युद्ध किन किन के बीच में होता है? महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, और सामने कौन है? शेरिया सुल्तान, किंगो काको, अकबर गो काको। और भाई साहब, इस अकबर के काके को मैं कहूं मारा तो क्या, इतना भयंकर मारा, भाला मारा था, और भाला भी आर पार निकाल दी। यूं बंदा इस प्रवृत्ति का था ये कि अबदनी सीखेंगे ताबा को नहीं आनतो। और बताते हैं कि जब शेरिया सुल्तान को मार दिया गया था ना, तब शेरिया सुल्तान की सांस से थोड़ी थोड़ी, भाला जैसे ही मारा, सांस से चल रही थी इस बंदे की। और इस बंदे ने महाराणा प्रताप से पूछा कि मुझे वो बंदा ला के दिखा दे एक बार कि जिसने मेरे को भाला मारा है। पास में ही कोई एक व्यक्ति खड़ा था, सैनिक था, उसको पकड़ के बोला कि महाराणा शेरिया सुल्तान, तेरे को इस बंदे ने मारा है। बोले कि इस बंदे ने तो नहीं मारा, इस बंदे ने तो नहीं मारा है, वो बंदा ही अलग क्वालिटी का है। ये मैं कहता हूं उसकी आंखें एकदम लाल बम्ब जैसी थी, उस बंदे को सामने लेके आओ, है कौन वो? तब महाराणा प्रताप ने बोला कि अमर सिंह पास में खड़ा था, बोले कि इसने मारा है। क्या लगता है ये? क्या है तो मेरो बेटो। और बताते हैं कि शेरिया सुल्तान मरते मरते उस बंदे को कह के गया था कि अमर सिंह है, वास्तविकता के अंदर तेरी मां ने तेरे को जन्म दिया है। और मैं यही कहना, जाते जाते एक ही संदेश देना चाहता हूं कि अगर कोई मां अपने पुत्र को जन्म देना तो वो अमर सिंह जैसा देना। भाई साहब, बंदे ने क्या मारा है, मारना भी तरीका है भाई। मैं इतना पावरफुल आदमी हूं, छोटी मोटी चीजें मेरे से टकरा के वैसे मर जाए, और इस बंदे ने एक ही बार में भाला आर पार। और अब वो शेरिया सुल्तान युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, भाला उसके अंदर है, और सांसें उसकी। तब महाराणा प्रताप ने पूछा कि तेरी अंतिम इच्छा बता। पानी पीना है मुझे। क्या पीना है? पानी चाहिए। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि कहा जाता है कि अगर मरते हुए व्यक्ति को पानी से अच्छा गंगा जल पिला दिया जाए ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने उसको अपने हाथों से गंगा जल पिलाया था, और फिर भी वो बंदा, उसकी सांसें चल रही है, यानी कि बेहोश तो हो चुका था, लेकिन दिल उसका धड़क रहा था। तब किसी ने कहा कि ये बंदा मरेगा कैसे, इसको मारो तो सही, बीच में अटका हुआ है, ना तो इधर का ना इधर का, एक साइड में तो करो इसको। तो बोले कि ये मरेगा तभी जब इसका भाला बाहर निकाला जाएगा। अब सारे सैनिक खपे भाला बाहर निकालने के लिए, भाला बाहर ना निकले। अमर सिंह ने कोशिश की निकालने के लिए, पहले उसने सीधा सा ऐसे बाहर निकालने की कोशिश की, भाला बाहर नहीं निकला। तब उसने जैसे ये शेरिया सुल्तान है ना, इसकी छाती के ऊपर अपने दोनों पांव रखे, दोनों पांव रख के बीच में से पकड़ के बाहर निकालते शेरिया सुल्तान खत्म। एकमात्र व्यक्ति था जिसको भाले के साथ मार दिया गया, मुगलों का, शेरिया सुल्तान। और वो भी बताया जाता है कि एक और गजब की बात है, घोड़े को और साथ में मारा था। वो तो घोड़े जितना एक तो आप तो था ही था, प्लस में घोड़े सही थी, बताते हैं कि एक साथ है मार दिया था। और वो बंदा था कौन? अमर सिंह
राठौड़, सॉरी हाँ, अमृत सिंह सिसोदिया। और अब बताते हैं कि अमर सिंह बैठा था, रोटी खा रहा था, घास की बनी हुई, घास की रोटी। और इतने में बताते हैं कि कोई बड़ा सारा वन बिलाव आया। वन बिलाव मतलब मोटो सारो है, रोई बिलो, बिलोड़ आप बोल सो, अलग प्रवृत्ति को। और बताते हैं कि वो घास की रोटी लेकर भाग गया, घास की रोटी लेके भाग गया। अमर सिंह रोने लग गया। अब ये देखो फेंकने वाले लिखी होगी, देखो क्या किस हिसाब से लिखी है वो नहीं पता। तो बोले कि अमर सिंह रोने लग गया। तब महाराणा प्रताप ने देखा कि क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, तो रो किसके लिए रहा है कि इसकी जो रोटी थी वो कौन ले गया, वन बिलाव ले गया। तब महाराणा प्रताप ने मन मन में सोचा कि धिक्कार है मेरे ऊपर, भाई मैं पूरा राजा प्रजा क्या संभालूंगा, मैं अपने मेरे बेटे को भोजन नहीं दे सकता। वो एक छोटी सी एक रोटी थी, उसको वन बिलाव ले गया, उसको देख के रो रहा है, क्या किया जाएगा, मर जाना चाहिए मुझे। तो फिर वापिस उसको हौसला दिया, ऐसे नहीं किया करते, हम राणा है और हमारे दान देना तो लिखा हुआ है, तेरा तू एक रोटी लेकर तू कुंकाड़ करने लग गया, ऐसे नहीं किया करते। और चीज ये भी अलग थी, ऐसा नहीं था, अलग ही चीज थी। एक तो कल वाला ही पढ़ा तुमने, रहीम जी वाला, चलो रहीम जी तो घूमने गए तुम आ जाओ। दूसरा ये आपके सामने, जाते जाते मरता मरता बंदा अपने दुश्मन की तारीफ करके गया कि अगर कोई मां जन्म दे तो वो अमर सिंह बेटा वो ऐसा जन्म दे। बाकी तो हाँ हकीकत में है, भी इतिहास में 2-3 आदमी ऐसे हुए हैं, एक तो अमर सिंह कर लो या वीर दुर्गादास, एक तो इसने मारा है, इसके सामने देख लो शेरिया सुल्तान को, मारने के बाद में भाला भी उसी ने बाहर निकाला। तो वहीं वीर दुर्गादास राठौड़ ने 2 सैनिक थे जसवंत सिंह के, एक को तो खेत में मार दिया, तो दूसरे को जसवंत सिंह के सामने मारा कि महाराज उसको जैसे मारा था ना वो ऐसे मारा था जिसको ऐसे मारा। तब जसवंत सिंह ने कहा तेरे पापा का नाम क्या, आसकरण राठौड़, रहते कहाँ हैं, ये बेटे पास में, धक्का दे के बाहर निकालो इनको, गद्दी पर आज के बाद कौन बैठेगा, वीर दुर्गादास राठौड़, वो भी बंदा था। अब उसके बारे में कभी लिख के गए हैं कि अगर कोई माँ जन्म दे तो बेटा कैसा होना चाहिए, वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा होना चाहिए। मुगलों के लिए उसने उनके पुत्रों को पाल दिया था। सफयुतनिसी ने, सफयुतनिसी जो थी उनका एक पोता था शायद तक, औरंगजेब का था अकबर का, उन दोनों को पाल दिया था उसने। हकीकत के अंदर है, बचपन के अंदर 10-10, 15-15 साल तक उसकी सेवा की थी उसने। अब सोचो, ठीक है। अमर सिंह और शेरिया सुल्तान खां के बीच में होता है, इस युद्ध में क्या होता है, शेरिया सुल्तान खां की अमर सिंह ने मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। अमर सिंह ने हत्या कर दी, ठीक है। कौन से युद्ध में, और महाराणा प्रताप की विजय का ये पहला माना गया था, यानी कि अब तक जितने भी अभियान हुए थे, युद्ध हुए थे, उसके अंदर ये पहला युद्ध था। यानी कि इस युद्ध को बाद में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की विजय का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक, विजय का प्रतीक, गौरव का प्रतीक, कौन सा युद्ध, तो आप कहेंगे कौन सा, कब होता है, हाँ। और प्रश्न बन जाए कि निम्न में से कौन से युद्ध से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हो जाती है, तो हम कहेंगे कौन से युद्ध से, दिवेर के युद्ध से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। 1580 के अंदर भेजा गया किसको, रहीम जी को, सॉरी। और उसके बाद में भेजा जाता है जगन्नाथ, शेरिया सुल्तान खां की आत्मा भलैया हुआ। अब तो जगन्नाथ कछुआ,
अकबर द्वारा भेजा गया आदमी था, अकबर की तरफ से भेजा गया था, ठीक है। अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम दूत, सीधा सीधा सा पेपर के अंदर लाइन पुटअप होगी, डायरेक्ट रट्टा मार लेना इसका कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध में भेजा गया अंतिम दूत कौन सा था, तो हम कहेंगे कौन सा, हाँ 1584 के अंदर। एक चीज और लिख लो बस, उसके बाद की घटना अपने काम की है वो है चावंड पर विजय। कब करता है, 1585 के अंदर। शासक कौन था, लूणा चावंडिया, लूणा चावंडिया। और लूणा चावंडिया को पराजित करके ये चावंड पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि चावंड पर जब विजय प्राप्त की गई महाराणा प्रताप के द्वारा, उस समय चावंड का शासक कौन था, तो हम कहेंगे कौन, लूणा चावंडिया, ठीक है। तब इसने अपनी राजधानी बना ली थी, किसको, चावंड को, ठीक है। महाराणा प्रताप ने 1585 के अंदर राजधानी किसको बनाया था, हम कहेंगे राजधानी बनाया चावंड को, ठीक है। जब कोई संकट आता था तब ये कहां भाग कर आ जाते थे, चावंड के अंदर। जब हम आर्यस मेंस लिखते हैं तब इसकी विशेषताएं लिखी जाती है कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के बीच में समानताएं क्या थी। चंद्रसेन बोलो समानताएं दोनों के अंदर 2-3 बिंदु ही बनते हैं समानता के, शाबाश। नंबर 1 पर दोनों के अंदर नैतिकता का गुण होना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पर दोनों ने अपना अधिकांश जीवन पहाड़ी इलाकों के अंदर बिताया। नंबर 3 युद्ध भूमि में उतरना है तो दोनों की एक ही विशेषता रहती थी कि समस्त सैनिक जो होंगे वो अपने अपने क्षेत्र से ही लड़ेंगे, एक साथ युद्ध के अंदर नहीं कूदेंगे। ये सीख उसने कहां से ली, खानवा के युद्ध से, क्योंकि खानवा के युद्ध में पाती परवन के द्वारा सारे सैनिक सहायता करने एक ही जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन वो युद्ध हार गए थे। तब महाराणा प्रताप ने वहां से एक शिक्षा ली थी कि अपन अगर भविष्य में लड़ना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, लड़ेंगे तो हम एक साथ युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। अगर कोई सैनिक, जैसे टुकड़ी छोटी है और अकबर उस टुकड़ी पर आक्रमण करता है और कहता है कि आप अधीनता स्वीकार कर लो, तो अगर हमारे पास कम सैनिक है तो ऐसा नहीं करना है कि कम सैनिक होने के बावजूद भी हम युद्ध लड़ते रहेंगे। अगर वहां हमें लगे कि संधि करना उचित है तो हम समझौता कर लेंगे, और वो समझौता करके और फिर वापस किसकी सहायता कर दिया करते थे, महाराणा प्रताप की। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, एक तो कौन, हाँ, एक तो आशकरण और एक बांसवाड़ा का प्रताप सिंह है। जब महाराणा अकबर को यह पता चली कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार क्यों करता है, युद्ध भूमि में क्यों नहीं इतना, यानी कि अगर आ रहा है तो कारण क्या है, तब पता चला कि आसपास के क्षेत्र वाले जो सारा उसका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तब उसने सबसे पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे उनको अधिकार यानी कि अधीनता स्वीकार करवाने को कहा, और पत्र भी लिखवाया गया, उसमें लिख दिया गया था कि हम आज के बाद महाराणा प्रताप की सहायता नहीं करेंगे। लेकिन अकबर वहां से वापिस जाता है तो फिर सहायता करने लग जाते हैं। और ये स्पष्ट कहा हुआ था महाराणा प्रताप का कि अगर आपको लगे कि अधीनता स्वीकार करनी है, हम बच सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अधीनता स्वीकार कर लीजिएगा। लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। ये दोनों के दोनों गुण उन दोनों में समान थे, और वही सेम विशेषता किसकी थी, चंद्रसेन की थी। चंद्रसेन दरबार के अंदर आता है, गेट खोलता है, देखा कि हाँ ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर रखी है, वो उसकी गुलामी कर रहे हैं, तो वहीं से वापिस निकल जाता है, बोले कि अधीनता स्वीकार हम नहीं करेंगे। और अकबर पीछे अभियान भी भेजता है बहुत सारे,
लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर जाकर रहने लग जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से महाराणा प्रताप जब कोई संकट आता था तब वो कहाँ आकर रुक जाते थे, चावंड के अंदर। इसीलिए चावंड को मेवाड़ की क्या कहा जाता है। अब अनमोल सर बताएंगे मेवाड़ी शासकों का शमशान घाट कौन सा था। आहड़, तो आहड़ी था, महासतियों का टीला कहते हैं ना आहड़ को, कहते हैं नहीं कहते। आहड़ को क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला। यहां पर क्या होता था, इनका अंतिम संस्कार होता था, ठीक है ना। किसकी, हाँ, युद्ध भूमि में संकट आता था, सारे यहीं आते थे उसमें, चावंड के अंदर, ठीक है। और सिंपल सी बात याद में रखनी है कि चावंड पर कब्जा किसको हराकर करता है, तो हम कहेंगे लूणा चावंडिया को, ठीक है। मृत्यु कब होती है, यहीं पर ही हो जाती है, 15 जनवरी 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु। कहां पर, चावंड के अंदर ही 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु। किसकी है, मन गानो याद आ वो एक है, कौन सा है, एमपी महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को। इनकी छतरी कहां पर है, बाडोली गांव, बाडोली खेजड़ बांध के पास, कहां पर, राजसमंद। सोहानी बताएगी, आई को नहीं, जन वंदना बतासी, वंदना भी नहीं आई है। इधर क्या नाम है, हाँ, जेता कुंवर, जेता बताएगी राजसमंद की जीवन रेखा। है राजसमंद की जीवन रेखा। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है ना, कितने खंभों की है, 8 खंभों की। हाँ, राजसमंद झील या नंद समुद्र, इंग नाम को नहीं, न्यारी है झील है। कौन सी झील को कहते हैं राजसमंद की जीवन रेखा, नंद समुद्र झील, ठीक है। पूछ लूं आपसे, हाँ, आप बताएं भरतपुर की जीवन रेखा, क्या बात है, समझ में आ रहा है क्या। कहां से पढ़ते हैं, किताबों से, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सीधा सा ध्यान में रख लेना, 8 खंभों की क्या बनी हुई है यहां पर इनकी छतरी है। उसके बाद हम बात करें महाराणा प्रताप के स्मारक, चेतक कल पढ़ा दिया था, चेतक कल पढ़ा दिया था, ठीक है। कहां कहां है इनके स्मारक भी, एक तो हल्दी घाटी, 3 जगह पर बने हुए ना, एक तो हल्दी घाटी, एक फतेह सागर और एक पुष्कर। एक तो हल्दी घाटी, एक फतेह सागर और एक
पुष्कर। अजय सर होना खड़े। स्वरूप सागर झील जो है, ठीक है, कौन सी दो झीलों को जोड़ती है? उसमें से एक झील ये है, लो, एक फतेह सागर है, दो को जोड़ती है, एक फतेह सागर है, एक और बतानी है। ओ किन्नू काटी लिया अजमेर में अन्ना सागर। उदयपुर में और झील कौन सी है प्रसिद्ध? कौन सी दो झीलों को जोड़ती है ये? फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने का काम कौन सी झील करती है? स्वरूप सागर झील करती है। कौन सी झील? स्वरूप सागर झील करती है, ठीक है। और पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर। पुष्कर अजमेर के अंदर। क्या नाम है? हाँ मंजू। पुष्कर अजमेर के अंदर मेला कब भरता है? राजस्थान में दो मेले भरते हैं उस दिन, दो मेले भरते हैं प्रसिद्ध। एक तो यहां भरता है और दूसरे बाद में तो पहले कहां भरता है ये बताओ, कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इस दिन एक मेला और भरता है, कहां पर? कोलायत गांव कपिल मुनि, है ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अच्छा एक चीज, कक्षा 10 के कल पहला अध्याय जो है ना, किताब ले आए ना? कौन कौन नहीं लेके? हाथ खड़े करो, मंगा लो, फिर 40 रुपए की आएगी, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। राजस्थान की इतिहास की बुक दे दो कक्षा 10 की, और कल उसका पहला चैप्टर रहेगा, पहला और दूसरा दो चैप्टर रहेंगे, सोमवार वाले टेस्ट के अंदर साथ में आएंगे, ठीक है। एक तो पुष्कर में भरा जाएगा और एक कहां भरा जाएगा? कोलायत में, ठीक है। जन्म कब होता है महाराणा प्रताप का? 9 मई 1540। मरा कब था फिर? 1590, तो 97 के दिन था फिर। और राज्याभिषेक कब हुआ? 72 के अंदर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे कल हमारे शासक रहेंगे कौन से? मारवाड़ के, ठीक है।